हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव पाठशाला। तो फटाफट करके 2023 के हिसाब से जो यूपी टेट का ऑनलाइन एग्जाम ऑफलाइन एग्जाम होगा, अभी आपका रिसेंटली हो मे बी दो हफ्ते में नोटिफिकेशन आ जाए। तो यूपी टेट के एग्ज़ाम का ईवीएस सेक्शन का हम डेली एक एक सेट सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें कि ये सेट नंबर 4 है और इसके पहले मैंने आप लोगों को सेट नंबर 5 जो है पूरा सॉल्व करा दिया था। तो टोटल 5 सेट हो गए और 30 क्वेश्चन का सीरीज हम लेके चलेंगे कि 30 पेपर मैं आपको सॉल्व कराऊँ। और अगर 30 क्वेश्चन में 30 सीरीज में 30 करके सॉल्व कराऊंगी तो लगभग आपके कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 900 क्वेश्चन जो है ईवीएस के तैयार हो जाएंगे, सारे प्रीवियस ईयर आपके सॉल्व हो जाएंगे। और यहाँ से कम आपके 20 क्वेश्चन तो डिट्टो आ सकते हैं, और नहीं भी आएंगे तो बाकी मैं ऑप्शंस डिस्कस कर दूंगी, तो ऑप्शन से भी प्रश्न जो है हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के 18 जैवमंडल रिजर्व में से कितने जैवमंडल को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व के वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो टोटल बायोस्फीयर की संख्या भारत में 18 है, मतलब जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या 18 है, जिसमें से 12 को यूनेस्को में शामिल किया गया है। केवल 6 ऐसे हैं जिनको यूनेस्को में शामिल नहीं किया गया है। तो हमारा जवाब यहाँ पे होगा 12 बायोस्फीयर को यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। फिलहाल अगर हम इस तरीके से इंडिया का मैप ड्रॉ करें तो यहाँ पर है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में एक है जिसका नाम है ग्रेट निकोबार। 10-12 मैं काउंट करा दे रही हूँ। एक है ग्रेट निकोबार, यहाँ पर है मन्नार की खाड़ी दूसरा, तीसरा है अगस्त मलाई, चौथा है नीलगिरी, पांचवा है शेषाचलम, छठवें नंबर पे है सिमलीपाल, सातवें पे है इधर मध्य प्रदेश में अचानक मार, अमरकंटक, पन्ना और पंचमढ़ी। तो यहाँ से 6, 7, 8, 9 और इधर है कक्षकारण 10। तो टोटल अगर प्रायद्वीप के एरिया में देखें तो 10 तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र आपको इधर ही मिल जाएंगे। फिर उत्तराखंड में है नंदा देवी, फिर एक है ठंडा रेगिस्तान, वो हो जाएगा। बाकी 3 ठो इधर पूर्वोत्तर क्षेत्र में है, और एक है सिक्किम में कंचनजंगा। तो इस तरीके से 18 आपके बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएंगे। तो टोटल 18 में से 12 को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी व्याख्यावास यानी कि हैबिटेट से संबंधित है? पर्यावरण जिसमें एक प्रजाति रहती है, क्षेत्र जिसमें एक प्रजाति रहती है, खाद्य जाल जिसमें एक प्रजाति रहती है, या फिर ये सभी? तो इसका संबंध है पर्यावरण जिसमें एक प्रजाति रहती है। ए ऑप्शंस राइट है। तीसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी का अपमार्जक किसे कहते हैं? तो हम सभी जानते हैं कि जीवाणु तथा कवक को पृथ्वी का अपमार्जक कहते हैं। सिर्फ कवक है तो भी सही, और जीवाणु और कवक दोनों अगर ऑप्शंस में है तो और भी ज़्यादा बेस्ट है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? तो प्लास्टिक जो है ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए सबसे ज़्यादा हार्मफुल है, क्योंकि ये जो है कभी नष्ट नहीं होता है, मिट्टी के अंदर भी जाकर नष्ट नहीं होता है। बाकी कागज़, कपड़ा, ये सब जो धातु वगैरह होती है, धातु तो वैसे भी हमारे अर्थ में है ही। पांचवा प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पिकनिक मनाना, प्रत्यक्ष या फिर सहकारी योजना का निर्वहन करना, या फिर मनोरंजन करना? तो पर्यावरण क्षेत्र का मुख्य जो उद्देश्य होता है वो सरकारी योजना का निर्वाह करना। डी ऑप्शंस राइट है। छठवां नंबर पर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? तो मानव तो होते ही हैं, वायुमंडल भी होता है, जलमंडल भी होता है। जो सौर मंडल है ये हमारे पर्यावरण का घटक नहीं है, ये तो ब्रह्मांड का घटक है, यूनिवर्स का घटक है, हमारा जो है पर्यावरण का घटक नहीं है। सातवां प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। आगे है आठवां प्रश्न, हमारे पर्यावरण में किस गैस का सर्वाधिक सांद्रण है? तो नाइट्रोजन का सबसे अधिक सांद्रण है, लगभग 70.9, इसको हम 71% तक कह देते हैं। और ये पूछे कि किन दो गैसों का है? तो सबसे अधिक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर 98-99% तक जो है पर्यावरण में गैसों के आवरण को बनाए हुए हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है वो नाइट्रोजन है। EIA इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अमेरिका में कब स्थापित किया गया था? 1967 में, 1971 में, 1969 में, या फिर 1973 में? तो इसको जो है 1969 में स्थापित किया गया था, और 1969 में ही इसरो की स्थापना भी हुई थी। दैट्स मीन इसरो की स्थापना तो 1962 में ही हो गई थी, परंतु उसका नया दूसरा नाम था। फिर इसरो को मॉडिफाई किया गया था 1969 में, तो इसलिए कहा जाता है कि इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। 10वां प्रश्न है, लंदन ध्रुव पाया जाता है ग्रीष्मकाल के दिनों के समय में, या फिर जो ये लंदन ध्रुव है वो कब पाया जाता है?
तो ग्रीष्म काल में सुबह के समय, शीतकाल में दिन के समय, शीतकाल में सुबह के समय। तो शीतकाल में सुबह के समय जो पाया जाता है उसी को लंदन ध्रुव कहते हैं। डी ऑप्शन राइट है। 11 नंबर प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषय प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को द्वारा संबोधित की जाती है। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तुओं के प्रयोग को सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण की विषय वस्तु के पद्धति के द्वारा विज्ञान की विषय वस्तु, या फिर तो जहाँ पर चौथा ये ऑप्शन सबसे बेस्ट है कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के द्वारा पर्यावरण को अच्छे रूप से परिभाषित किया जा सकता है। तो डी ऑप्शन राइट है। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को सही है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, जी हाँ। तंबाकू निषेध दिवस आपका 5 मई को नहीं बल्कि 31 मई को मनाया जाता है, और ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो यहाँ पर हमसे गलत पूछा है, तो निषेध जो तंबाकू निषेध दिवस है वो 31 मई को मनाया जाता है, अर्थात सी ऑप्शन राइट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्तियां उष्णकटिबंधीय सहारा सागरीय जलों में मिलती हैं। जी हाँ, जितनी भी प्रवाल भित्तियां हैं वो सबसे अधिक उष्णकटिबंधीय सागरीय जलों में मिलती हैं। विश्व का 1/3 से अधिक प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के राज्यों में स्थित है। ये भी स्टेटमेंट हमारा सत्य है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा प्रवाल भित्तियां कहीं अधिक संख्या में जंतु संघों का परपोषी करती हैं। तो ये भी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो फिलहाल ए बी सी यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा अर्थात डी ऑप्शन राइट है। 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित संस्थानों में किसमें पर्यावरण सूचना प्रणाली ENVIS का जनसंख्या एवं पर्यावरण केंद्र स्थित है? IIT खड़गपुर, नई दिल्ली, मुंबई या फिर देहरादून? तो ये जो है IIPS मुंबई में स्थित है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चिन्हित किया था? तो ये जो अमीर खुसरो है इसने भारत के पर्यावरण को अपनी कविता में चिन्हित किया था, और ये जो है फारसी कवि था। क्या पता नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ ले कि ये कौन सा कवि था, तो फारसी कवि था। आगे है 16 नंबर प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का मुख्य थीम क्या था? ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है यूपी टेट 2018 के भी पेपर में। तो यहाँ पर प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना ये 2018 की थीम थी। 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी करने हेतु 2019 से कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की गई थी? यह काम सबसे पहले सिंगापुर ने किया था। सी ऑप्शन राइट है। 18वां प्रश्न है, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं पेड़ पौधे, जीव जंतु? जी हाँ, बिल्कुल। रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़कें, पूजा स्थल, ये सभी उपरोक्त सभी जो है वो ये सभी पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। डी ऑप्शन राइट है। 19वां प्रश्न है, प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं सभी जीव, भू आकृति कारक, जलवायु कारक या फिर ये सभी? तो प्राकृतिक पर्यावरण के मुख्य घटक अगर पूछे तो भू आकृति भी है, सभी जीव भी होते हैं, जलवायु कारक भी होता है, अर्थात ये सभी जो है वो राइट है। बट हर केस में ये सभी वाले ऑप्शन करेक्ट नहीं होते हैं, तो प्रयास कीजिएगा कि आप भी सही से आंसर को चूज कीजिए। 20वां प्रश्न है, मानव पर्यावरण संबंध एक धनात्मक संकल्पना है, क्योंकि जो मानव और पर्यावरण का संबंध है वो ऋणात्मक तो कभी नहीं हो सकता है, और ये सभी जब ऋणात्मक है तो ये सभी तो ऑप्शंस होंगे नहीं। तो ये जो है एक धनात्मक संकल्पना है जिससे कि पर्यावरण की सुरक्षा हो सकती है। 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? तो प्लास्टिक जो है ये पर्यावरण के लिए हानिकारक है। आगे है 22वां प्रश्न, वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस कौन सी है? तो H2S जो सबसे ज़्यादा सल्फर मिश्रित गैस है वो H2S है या फिर SO2 है। इन्हीं दोनों ऑप्शंस में हमेशा कन्फ्यूज़न रहती है, और यहीं पे हमसे भी मिस्टेक हो ही जाता है कि इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन। तो मेन आंसर यहाँ पे क्या करेंगे हम, पर्यावरण का सबसे अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस जो है वो SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड है, न कि H2S है। 23वां प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तो टोटल वायुमंडल में अगर परत देखें तो 5 परतें पाई जाती हैं। इसको बोलते हैं ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर, उसके बाद लास्ट है एक्सोस्फीयर, यानी कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो सबसे ठंडी मंडल अगर पूछे तो मध्य मंडल यानी कि मेसोस्फीयर है। तो बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट है। अगर ये पूछे कि जो उपग्रह हैं वो किस मंडल में छोड़े जाते हैं तो वो आयन मंडल में छोड़े जाते हैं,
और वायुमंडल में किस गैस की अधिकता है, तो हाइड्रोजन गैस की अधिकता सबसे अधिक वायुमंडल में है। सैटेलाइट जो है उपग्रह वगैरह वो आयन मंडल में छोड़े जाते हैं, और क्षोभ मंडल में जो ये गैसें होती हैं, बादल होते हैं, वर्षा होती है, बिजली चमकती है, ये सभी क्षोभ मंडल में होते हैं। और मेन है यहाँ पर ओजोन परत, पूछता है किस मंडल में है, तो स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि जो समताप मंडल है उसमें स्थित होता है ओजोन मंडल। 24 नंबर प्रश्न है, पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया गया था? क्षेत्रीय भ्रमण, अध्ययन, व्याख्यान या फिर समूह वार्तालाप? तो सबसे अधिक क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा पर्यावरण जागरूकता के विषय में सृजन किया गया था। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। 25 नंबर प्रश्न है, पर्यावरण की परिभाषा क्या है? तो ये जो है एबायोटिक और बायोटिक दोनों होती हैं, तो हमारा ए ऑप्शन राइट है। 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकीय तंत्र है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो है वो सबसे अधिक उत्पादक पारिस्थितिकीय तंत्र के अंतर्गत आता है, और विषुवत रेखा पर सबसे अधिक जो है जैव विविधता पाई जाती है। 27वां नंबर प्रश्न है, वायुमंडल में 99% पर किन दो गैसों का मिश्रण है? मैंने पहले ही बताया था, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का 99% गैसों का मिश्रण हमारे वायुमंडल में है। ऑक्सीजन 21 तथा ये जो है 71% तक फैला हुआ है। तो यहाँ पर ओजोन और ऑक्सीजन जी नहीं, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन बी ऑप्शंस करेक्ट है। 28 नंबर प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को मैंने आप लोगों को बताया कि क्षोभ मंडल कहते हैं, इसी को इंग्लिश में पूछे तो ट्रोपोस्फेयर के नाम से जानते हैं। 29 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? ये भी इंपॉर्टेंट ही था, तो स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, इसको हिंदी में कहते हैं समताप मंडल। 30 नंबर प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का कौन सा गुण है? तो लक्ष्य केंद्रित भी होती है, सृजनात्मकता भी होती है, चयनात्मकता भी होनी चाहिए, उपर्युक्त सभी ऑप्शंस करेक्ट है। मतलब यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इस तरीके से हमने 30 क्वेश्चन आपके डिस्कस किया। ये हमारा सेट नंबर 4 था। इसके पहले मैंने आपको सेट नंबर 5 का क्वेश्चन सॉल्व करा दिया था। तो टोटल अब तक हमने 5 क्वेश्चन सेट सॉल्व कर लिया है। 5 और 30 लगभग 150 क्वेश्चन पूरा कवर कर लिया है। तो इसी तरीके से जब हम 900 क्वेश्चन तक पूरा सेट को, इस सीरीज को कंप्लीट कर लेंगे, तो ईवीएस आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। तो फिलहाल के लिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।